गुड मॉर्निंग एवरीवन। वेलकम टू पीडब्ल्यू ओनली आईएएस। दोस्तों, ओलंपिक्स इस बार के खत्म हो चुके हैं एंड आप जानते होंगे कि भारत की तरफ से एक सिल्वर मेडल और 5 ब्रोंज मेडल यहाँ पर जीते गए हैं। अब यहाँ पर हमारे जो मेडलिस्ट थे जैसे मनु भाकर जी एंड साथ ही साथ हमारे जो हॉकी के गोलकीपर थे पी आर श्रीजेश जी, इन्होंने यहाँ पर इंडियन कंटिजेंट को क्लोजिंग सेरेमनी के ऊपर लीड किया। उसके साथ ही अगर हम बात करें महंगाई की यानी कि इन्फ्लेशन की, तो आप यहाँ पर नोटिस कर पाओगे कि एज पर द डेटा यहाँ पर हमें देखने को मिलता है कि जुलाई महीने के अंदर इन्फ्लेशन में थोड़ी सी कमी देखने को मिली है। इनफैक्ट ऐसा बताया जा रहा है कि पिछले 5 साल के अंदर सबसे लो नंबर्स हमें यहाँ पे देखने को मिल गए हैं। अब इसके कारण क्या है? इसके कारण है स्टैटिस्टिकल इफेक्ट्स। क्या मतलब इस चीज का? देखो, अगर मैं कंपैरिजन करूं जुलाई 2023 और जुलाई 2024 को, तो होता पता क्या है? ऐसा नहीं है कि जुलाई 2024 में महंगाई नहीं है, नहीं, महंगाई तो है, पर क्योंकि जुलाई 2023 में इतनी ज्यादा महंगाई थी कि जुलाई 2024 का नंबर हमें छोटा दिख रहा है। इसी चीज को बोला जाता है बेस इफेक्ट। पिछले साल अगर हम बात करें ना, पिछले साल के इन्फ्लेशन नंबर्स बहुत हाई आए थे आपके जुलाई के महीने के अंदर। इस बार वो नंबर्स कंपैरिजन में अगर हम देखेंगे ना, तो स्टैटिस्टिकल इफेक्ट्स की वजह से हमें ये नंबर 3.54% ही यहाँ पे देखने को मिल जाता है। तो ये बात आपको पता होनी चाहिए कि आखिर बेस इफेक्ट होता क्या है। यूपीएससी ने ऑलरेडी ये क्वेश्चन पूछ रखा है, पिछले सालों का इफेक्ट आपके करंट नंबर्स को इम्पैक्ट करता है, तब हमें ये चीज देखने को मिलती है। दोस्तों, स्टार्ट करते हैं डिस्कशन। डेट है आज की 13 अगस्त 2024 एंड आप सभी का स्वागत है आज के प्रीलिम बूस्टर न्यूज डिस्कशन के अंदर। पहला जो हम टॉपिक डिस्कस करेंगे वो होगा टीबी से संबंधित। देखो, न्यूज क्या है वो तो हम समझेंगे, पहले थोड़ा सा एक काम करते हैं, टीबी के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। जब मैं बात करता हूँ ना ट्यूबरक्लोसिस की, तो आपको पता होगा कि ये एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन आपको देखने को मिल जाएगा, जो कि आपका बैक्टीरियम होता है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस। इसके द्वारा आपको ये देखने को मिल जाएगा। मेजरली आपको ये लंग्स को इफेक्ट करता है, जिसको हम पल्मोनरी टीबी एक तरह से बोल सकते हैं। इसके लिए यहाँ पे हमारे पास एक वैक्सीन होती है जिसका नाम है बीसीजी वैक्सीन। राइट, बीसीजी वैक्सीन बच्चों को दी जाती है ताकि टीबी को प्रिवेंट किया जा पाए। देखो, दुनिया भर में ना बहुत सारी कोशिश हो रही है कि टीबी को खत्म करें, टीबी को एलिमिनेट करें। इसी वजह से कोशिशों के माध्यम से ही फोकस ये है कि 2030 तक हम दुनिया भर से टीबी को एलिमिनेट करना चाहते हैं। पर भारत थोड़ा सा एम्बिशियस है, हमारी कोशिश ये है कि हम 2025, जी हाँ, अगले साल तक हम चाहते हैं कि हमारे यहाँ पे टीबी एलिमिनेट हो जाए। हालांकि देखो, टू बी वेरी ऑनेस्ट विद यू, मैं पेसिमिस्टिक साउंड करना नहीं चाहता, बट फैक्ट यही है कि 2025 तक कोई चांस है ही नहीं हम टीबी को एलिमिनेट कर पाए, क्योंकि इंडिया में नंबर्स बहुत बहुत ज्यादा हाई हैं। अब यहाँ पर और आप नोटिस करोगे हमारा एक स्ट्रेटेजिक प्लान है 2017 से 2025 का, जहां पर अलग अलग टारगेट्स हैं कि कैसे हम टीबी की पॉपुलेशन को धीरे धीरे कम करेंगे एंड अकॉर्डिंगली हम अपने टारगेट तक पहुंच पाएंगे। एक पोर्टल भी बनाया गया है, ऑनलाइन निक्षय पोर्टल, जो कि नोटिफाई करता है, उनका ट्रैक करता है इस तरह के टीबी केसेस को। प्लस एट द सेम टाइम यहाँ पर कुछ दो टेस्ट हमें देखने को मिल जाते हैं। एक टेस्ट का नाम है आपका ट्रूनेट एंड साथ ही साथ जो दूसरा टेस्ट है ना, दैट इज NAAT। NAAT दरअसल में क्या है? न्यूक्लिक एसिड एम्प्लीफिकेशन टेस्ट। राइट, ये बेसिकली आपके बॉडी के अंदर माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस के डीएनए को डिटेक्ट करने की यहाँ पे कोशिश करता है। तो ये सब तरीके होते हैं जिसके माध्यम से इसको डायग्नोस किया जाता है, ठीक है ना। एंड अकॉर्डिंगली फोकस यही है कि यहाँ पर हम लोग निक्षय मित्रा, ठीक है, जब भी वर्ड आएगा निक्षय तब आपको कहीं ना कहीं टीबी के बारे में सोचना है। और मित्र कौन होते हैं? जो कि आपको मदद करेंगे। तो यहाँ पर ना एक कम्युनिटी एंगेजमेंट प्रोग्राम है, जहां पर किस तरह से टीबी पेशेंट्स को मदद करी जा सकती है, उसका एक प्रोग्राम है, दैट इज निक्षय मित्रा। ये आपको चीजें पता होनी चाहिए टीबी के बारे में। एक बेसिक आइडिया हमें मिल गया टीबी का कि कैसे कैसे ये काम करता है, ठीक है। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन। आप सभी जानते होंगे कि भारत का जो 78th इंडिपेंडेंस डे है वो बहुत ही जल्द आने लगा है। राइट, आप सभी को हमारे जो स्वतंत्रता दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। अब इस इंडिपेंडेंस डे के ऊपर हमारी टीम की तरफ से यहाँ पर आप सभी के लिए जो हमारे फाउंडेशनल बैचेस हैं उनके ऊपर बहुत अच्छा आपको डिस्काउंट आपको देखने को मिल जाएगा। आप सभी इन पर्टिकुलर ऑफर्स को यूज करते हुए अपने जो आपका टारगेट है, अपना गोल है, उसको अच्छे से अचीव करने के लिए इन सभी चीज़ों को आप यूज़ कर सकते हो। नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर मैंने इन सभी चीज़ों के लिंक्स डाल दिए हैं, तो वहाँ पर जाके आप इनके अंदर डेफिनेटली एनरोल कर सकते हैं। देखो, जितने भी हमारे कोर्सेज हैं ना, उनके ऊपर आपको अप टू 60% ऑफ देखने को मिल जाएगा। तो दैट इज़ अ वेरी गुड थिंग जो कि आपको स्वतंत्रता दिवस के मौके के ऊपर मिल रही है। तो आप इन चीज़ों को डेफिनेटली आप यूटिलाइज कीजिएगा। बाकी इसके अलावा आपके जो ऑप्शनल बैचेज हैं वो भी आपको बहुत ही अफोर्डेबल कॉस्ट के अंदर देखने को मिल जाएंगे। इसके साथ ही साथ जो आपके प्रारंभ बैच का है ना, बेसिकली जो 2027 के लिए तैयारी कर रहे हैं, उनका कंप्लीट डिटेल में जो 3 ईयर प्रोग्राम है वो भी आपको काफ़ी कम कॉस्ट के अंदर यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। एंड सिमिलरली अगर हम बात करें सृजन बैचेस की,
तो इनका भी आप देख पाओगे। एंड लास्टली अगर मैं बात करूं हमारे जो ऑफलाइन कोर्सेज होते हैं ना, यूपीएससी या आपकी जो स्टेट पीसीएस, उनके ऊपर आपको फ्लैट 25% ऑफ देखने को मिल जाएगा 15 अगस्त के उपलक्ष्य में। तो डेफिनेटली इन सभी कोर्सेज के अंदर आप एनरोल कर सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको इनका लिंक देखने को मिल जाएगा। अब टीबी को ना ट्रीट करने के लिए अलग अलग तरीके हैं। सबसे इंपॉर्टेंट जो तरीका आपको देखने को मिल जाता है ना, वो दरअसल में आपको देखने को मिलता है मेडिसिन का। मेडिसिन में अगर हम बात करें ना, ये दो मेडिसिन का नाम आपको पता होना चाहिए। ये दो मेडिसिन के नाम कौन से हैं? आइसोनियाजिड एंड रिफाम्पिसिन। ठीक है, ये फर्स्ट लाइन ऑफ ड्रग्स आपको देखने को मिल जाती है। इनको आप खाते हो तो कहीं ना कहीं आपका टीबी ट्रीट हो जाता है। अच्छा ठीक है, पर कई बार ना आपका ये जो बैक्टीरियम की मैं बात कर रहा था, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस की बात कर रहा था, ये कई बार ना ये दवाइयां खाने के बाद भी ये मरता नहीं है, इसके ऊपर कोई इम्पैक्ट नहीं आता। इस चीज को हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट टीबी। वर्ड क्या है? ड्रग रेजिस्टेंट, कि आप ड्रग यानी कि मेडिसिन खा भी रहे हो पर उस मेडिसिन का इस पर्टिकुलर बैक्टीरिया के ऊपर कोई इम्पैक्ट नहीं आ रहा। दैट इज नोन एज मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट टीबी। अब इस केस में तो बड़ी दिक्कत आएगी, तो कैसे करेंगे? ये होती है आपकी फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट, ये जो मैं आपको दो मेडिसिन बताई। अगर इनसे ट्रीट नहीं हो रहा, फिर हमारे पास जो नेक्स्ट लेवल ऑफ ड्रग्स होंगी उनको हम यूज करेंगे, जिनको नाम होता है फ्लोरोक्लिनिन एंड आपकी सेकेंड लाइन जो ड्रग्स होती हैं। अगर मान लो ये ड्रग्स का भी इम्पैक्ट नहीं आ रहा, ये ड्रग्स की वजह से भी वो बैक्टीरिया नहीं उसका इम्पैक्ट आ रहा, तो उस केस में उसको बोलते हैं हम एक्सडीआर टीबी। और ये अपने आप में बहुत ज्यादा खतरनाक हो जाएगी, क्योंकि आप नोटिस करो यहाँ पर मतलब आपकी फर्स्ट लाइन ड्रग्स भी काम नहीं कर रही, सेकंड लाइन ड्रग्स भी काम नहीं कर रही। तो होता यही है कि आपने ढंग से ट्रीटमेंट नहीं अपना करा, या फिर आपने जो दवाइयां थी उनको प्रॉपर ढंग से नहीं लिया, राइट। तब इस तरह से वीक मेडिकल सिस्टम की वजह से रेजिस्टेंस कहीं ना कहीं बढ़ती हुई हमें यहाँ पे देखने को मिल जाती है। तो ये होता है एमडीआर और एक्सडीआर टीबी। चलो ठीक है, अब ये जो पूरा का पूरा प्रोसेस होता है अपने आप में काफी महंगा होता है, कई मल्टीपल ड्रग्स खानी पड़ती हैं। अब भारत पता क्या कर रहा है? भारत पूरी तरह से रेडी है रोल आउट करने के लिए बीपीएल को। किसको? बीपीएल। व्हाट इज बीपीएल? बीपीएल स्टैंड्स फॉर बेडाकुलिन, प्रेटोमेनिड एंड लाइनाजोलिड। ये तीन आपको ड्रग्स आपको देखने को मिल जाएंगी। इस पर्टिकुलर चीज को यूज किया जाएगा ताकि अच्छे से टीबी को यहाँ पे ट्रीट किया जा पाए। बहुत सारे और देशों के अंदर भी हम यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। अब नोटिस करो, तीन ड्रग्स का ये कॉम्बिनेशन आपको देखने को मिल जाएगा। ऑरल कॉम्बिनेशन है, ऑरल मतलब आपको यहाँ पर अलग से कोई टीका वगैरह लगाने की जरूरत नहीं है। तो ये आपको तीन ड्रग्स का कॉम्बिनेशन देखने को मिल जाएगा। अब इसका फायदा ये है कि ये अपने आप में सस्ता है, कॉस्ट इफेक्टिव है, तो ट्रीटमेंट की कॉस्ट भी कम हो जाएगी। प्लस एट द सेम टाइम ये जो आपकी ड्रग्स है ना, ये जेनरिक मेडिसिन आपको देखने को मिल जाएंगी। अब जेनरिक होगी तो कहीं ना कहीं खर्चा कम होगा, क्योंकि आप जानते हो ब्रांडेड और जेनरिक मेडिसिन में अंतर यही होता है कि एफिकेसी तो सेम होती है, बट कहीं ना कहीं वहां पे उनकी जो कॉस्ट होती है वो काफी कम हो जाती है। इसके साथ में ही अगर आप बात करते हो टीबी की ट्रीटमेंट की, तो लगभग ट्रीटमेंट 18 से 24 महीने यानी कि 1.5 से 2 साल चलता है। पर अब ये जो बीपीएल वाली बात कर रहे हैं, इससे जो ट्रीटमेंट का ड्यूरेशन होगा वो लगभग 6 महीने तक आ जाएगा। पिछले केसेस के अंदर हमें जैसे किसी को 12, 13, 14 ड्रग्स खानी पड़ती थी, यहाँ पर केवल और केवल आपको 3 ड्रग्स ही खानी है। ये जो आपको मैं बात कर रहा हूँ बीपीएल की, राइट। आप नोटिस करोगे, ठीक है ना, तो कम डोजेस हैं पर डे, ठीक है, कहीं ना कहीं पेशेंट को ट्रीटमेंट आसान हो जाता है, राइट। एंड कहीं ना कहीं आप नोटिस करोगे तो बाकी और फायदे भी इसके देखने को मिल जाएंगे। तो डब्ल्यूएचओ की द्वारा भी इस पर्टिकुलर रेजिमेंट को, बीपीएल को यहाँ पे इंडोर्स किया गया है। बाकी नोटिस करना, जैसे एमडीआर हो गया, एक्सडीआर स्ट्रेन हो गया, ये कहीं ना कहीं एक मेजर कंसर्न है, पर अगर हम सही समय के ऊपर इस रेजिस्टेंस को आइडेंटिफाई कर लेते हैं तो उस केस में भी ट्रीटमेंट यहाँ पर पॉसिबल है। ठीक है, तो ये सब पॉइंटर्स थे जो आपको पता होने चाहिए थे बीपीएल के बारे में। आई होप दैट इज क्लियर। एक यहाँ पे जो बात हुई थी ना, जो बात कर रहा था डायग्नोसिस के लिए, एक तो मैंने बात करी थी डायग्नोसिस के लिए ट्रू नाइट टेस्ट की बात करी थी, और दूसरा मैंने टेस्ट बताया था आपको NAAT। ये दरअसल में उसी की यहाँ पे बारे में लिखा हुआ है, न्यूक्लिक एसिड एम्प्लीफिकेशन टेस्ट, जहां पर आपके माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस के यहाँ पे डीएनए को डिटेक्ट करने की कोशिश करी जाती है। तो ये कुछ पॉइंटर्स थे टीबी के बारे में, हमने काफी कॉम्प्रिहेंसिवली डिस्कस करने की कोशिश करी है। अगला दोस्तों हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा सीपीपी के बारे में। व्हाट इज सीपीपी? क्लीन प्लांट प्रोग्राम। क्या मुद्दा है सर ये आखिर? देखो, जब मैं यहाँ पे क्लीन प्लांट प्रोग्राम की बात करता हूँ ना, तो आपके दिमाग में एक चीज आनी चाहिए, वो है आपका हॉर्टिकल्चर सेक्टर। अब आप पूछेंगे सर हॉर्टिकल्चर क्या होता है आखिर? देखो, जब मैं वर्ड यूज कर रहा हूँ ना हॉर्टिकल्चर, इसके अंदर बहुत सारी चीजें आ जाती हैं, जैसे आपके फ्रूट्स वगैरह हो गया, राइट, आपके वेजिटेबल्स हो गया, ठीक है, आपके फ्लावर्स हो गया, ठीक है, आप फ्लावर्स ग्रो करते हो ना, कुछ जैसे आप फॉर एग्जांपल कुछ लोग जैसे परफ्यूम्स वगैरह होते हैं, अब परफ्यूम्स भी तो फ्लावर से ही बनते हैं, ठीक है, तो उस तरह के जो अरोमा वाले आपके जो होते हैं, तो वो यहाँ पे कवर हो जाते हैं। आपके जैसे मशरूम आप लोग खाते हो, मुझे तो बहुत पसंद है,
तो मशरूम्स वगैरह भी यहाँ पर आ जाते हैं। इसके अलावा आपके कुछ मसाले वगैरह हो गया, स्पाइसेस, आपका कोकोनट हो गया, राइट। अब इनमें से आप किसी भी चीज को उठा के देख लो, ये अपने आप में ना एक किसान को बहुत हैवी लेवल ऑफ इनकम लेकर आ सकते हैं। स्पेशली अगर मैं बात करूँ ना, ये वाले जो फ्लावर्स वगैरह होते हैं, इनसे बहुत हैवी लेवल की कमाई हो सकती है। ये बाकी जो हम फसलों की बात करते हैं, चावल, गन्ना, ठीक है, उनसे तो इतना ज्यादा देखो नहीं एक किसान कमा पाता, बट ये जो आपके हॉर्टिकल्चर वाली क्रॉप्स होती है, इनमें कमाई बहुत अच्छी खासी हो सकती है अगर ढंग से इसको यूटिलाइज किया जा पाए। तो यहाँ पर यूनियन कैबिनेट ने क्या किया है, इस पर्टिकुलर क्लीन प्लांट प्रोग्राम को यहाँ पर अप्रूवल दे दी है, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर के द्वारा प्रपोज किया गया था। तो इसमें क्या होगा, इसमें इसी हॉर्टिकल्चर सेक्टर को ना हम एक तरह से रेवोल्यूशनाइज करने की कोशिश करेंगे। अब आप पूछेंगे वो कैसे करेंगे? देखो यहाँ पर क्या होगा, आपके ना ऑलरेडी कुछ इनिशिएटिव चलते हैं। जैसे एक इनिशिएटिव हमारा है, हमारा नहीं, ये वर्ल्ड हेल्थ WHO का बेसिकली इनिशिएटिव है, वन हेल्थ अप्रोच। एक्चुअल में क्या होता है, वन हेल्थ के अंदर ना आपके एनवायरमेंट हेल्थ, आपकी ह्यूमन हेल्थ और आपके एनिमल हेल्थ, इन सबको साथ में जोड़कर देखा जाता है। हमें ऐसा नहीं देखना कि इंसानों की हेल्थ पे हम फोकस करें और एनिमल हेल्थ पे फोकस ना ही करें। ऐसे नहीं हो सकता, क्योंकि आप नोटिस करो, अगर एनिमल हेल्थ का आपने ध्यान नहीं दिया तो हो सकता है बहुत सारी जूनोटिक डिजीजेस जो होती हैं वो इंसानों तक पहुंच जाएं। अगर आपने पर्यावरण का ध्यान नहीं रखा तो आपके ह्यूमन हेल्थ को तो इम्पैक्ट होना ही होना है। तो हम तीनों चीजों को साथ में लेने की कोशिश करते हैं अंडर वन हेल्थ इनिशिएटिव। उसके साथ ही साथ हमारा एक मिशन लाइफ भी है। मिशन लाइफ की फुल फॉर्म क्या है? लाइफस्टाइल फॉर एनवायरनमेंट। ये तो यही चीज बोलता है कि हमें अपने रोजमर्रा की जिंदगी के अंदर कुछ बदलाव करने हैं ताकि हम अपने एनवायरनमेंट को बेहतर कर पाए। जैसे पानी को बचाओ, ठीक है ना, अगर पानी आपका मिस यूज कर रहे हो उसको आपको रोकना पड़ेगा। कहीं ना कहीं अगर आप एसी वगैरह नहीं इस्तेमाल कर रहे हो तो बंद कर दो ना आपके उस सारी चीजों को। दिन में लाइटों का इस्तेमाल कम से कम करो। इसके साथ साथ लाइफस्टाइल का अपना ध्यान रखो। प्लास्टिक का आप यहाँ पर जो होता है सिंगल यूज प्लास्टिक को कम से कम इस्तेमाल करो, जीरो वेस्ट करो, सस्टेनेबल फूड सिस्टम्स, ये सारे हमारे डेफिनेटली इनिशिएटिव्स यहाँ पे चल रहे हैं। तो हमारा ये जो क्लीन प्लांट प्रोग्राम है ना, CPP, ये भी कहीं ना कहीं इसी इंडियन को हॉर्टिकल्चर सेक्टर को प्रमोट करेगा। प्लस एट द सेम टाइम मिशन लाइफ और वन हेल्थ इनिशिएटिव के साथ ये बिल्कुल उसके साथ ही साथ यहाँ पे वर्क करता है। हम चाहते हैं कि भारत एक्सपोर्टर बने फ्रूट्स का। ऑलरेडी हम एक्सपोर्टर हैं, बट एट द सेम टाइम हम उसमें और इसको इंक्रीज कर पाए, ये भी यहाँ पे फोकस हमें देखने को मिल जाएगा। अब इसके अंतर्गत होगा पता क्या? इसके अंतर्गत होगा ये कि दरअसल में देश भर के अंदर 9 शहरों के अंदर आपको इस तरह के 9 क्लीन प्लांट सेंटर आपको एस्टेब्लिश होते हुए देखने को मिल जाएंगे। अब इन सेंटर्स के अंदर होगा क्या? इनके अंदर बहुत मैसिव लेवल का इंफ्रास्ट्रक्चर होगा, जहां पर हम अलग अलग तरह के वायरस फ्री प्लांटिंग मटेरियल लगाएंगे, ताकि ये जो आप अलग अलग चीजें बात कर रहे थे ना, फ्रूट्स की, वेजिटेबल्स की, बाकी चीजों की बात कर रहे थे, उनको यहाँ पे उनके रिगार्डिंग रिसर्च भी तो करनी है, उनके रिगार्डिंग यहाँ पे टिश्यू कल्चर लैब्स वगैरह भी तो लगानी है। बिल्कुल, तो वो यहाँ पर इन एरियाज के अंदर लगाई जाएंगी, जैसे आपके पुणे के अंदर, बैंगलोर के अंदर, नागपुर हो गया, मुक्तेश्वर, श्रीनगर, बीकानेर, सोलापुर, ईस्ट इंडिया हो गया, ठीक है, यहाँ पे आप झारखंड, वेस्ट बंगाल में देख सकते हो, लखनऊ हो गया। ये सब जगह के ऊपर आपके प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ पे क्रिएट किया जाएगा। प्लस एट द सेम टाइम इसी पर्टिकुलर प्रोग्राम के अंदर एक प्रॉपर सर्टिफिकेशन सिस्टम होगा। ये सर्टिफिकेशन सिस्टम के माध्यम से हम क्या कर पाएंगे, इंश्योर कर पाएंगे कि मटेरियल जो प्रोड्यूस हो रहा है उसकी क्या प्रॉपर ट्रेसेबिलिटी है, अकाउंटेबिलिटी है या नहीं है। तो प्रॉपर सर्टिफिकेशन सिस्टम इसका हमें देखने को मिल जाएगा एज पर द जो भी रेगुलेटरी फ्रेमवर्क होगा अंडर द सीड्स एक्ट। तो CPC का मैंने आपको बता दिया एंड सर्टिफिकेशन सिस्टम भी मैंने आपको बता दिया। इंफ्रास्ट्रक्चर भी हम समझ चुके होंगे कि कैसे बड़ी बड़ी आपको यहाँ पे लार्ज स्केल नर्सरीज यहाँ पे बनाई जाएंगी। तो ये तो बात होगी इस पर्टिकुलर इनिशिएटिव की जो यहाँ पे रन किया जा रहा है CPP वाला। बट इससे पहले भी ना बहुत सारे इनिशिएटिव्स हमारे पास देखने को मिल जाएंगे। जैसे सबसे इंपॉर्टेंट है हॉर्टिकल्चर के लिए MIDH, मिशन फॉर इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर। ये अपने आप में एक सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है जिसमें ये सारी चीजें हॉर्टिकल्चर वाली कवर हो जाती हैं। इसके फर्दर सब स्कीम्स हैं, इनका इतना आपको ध्यान नहीं देना। जैसे फॉर एग्जाम्पल आप कोकोनट के लिए एक अलग से बोर्ड है आपका, राइट। इसी तरह से नॉर्थ ईस्टर्न हिमालयन स्टेट्स के लिए एक चीज है, नेशनल हॉर्टिकल्चर मिशन है। ये सारी चीजें ना आपकी MIDH यानी कि मिशन फॉर इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर के अंतर्गत ही आ जाती हैं। इसके साथ ही साथ हमारे पास एक और है जिसका नाम है चमन, ठीक है, कोऑर्डिनेटेड हॉर्टिकल्चर असेसमेंट एंड मैनेजमेंट यूजिंग जियो इन्फॉर्मेटिक्स। अब यहाँ पर क्या करते हैं, यहाँ पर रिमोट सेंसिंग टेक्नोलॉजी का और बाकी टेक्नोलॉजीज का यूज किया जाता है ताकि हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स का एक एस्टिमेट हो पाए। इसके साथ ही साथ हमारे पास एक वेब पोर्टल है हैप्पीज के नाम से, हॉर्टिकल्चर एरिया प्रोडक्शन इंफॉर्मेशन सिस्टम। ये डिस्ट्रिक्ट वाइज हमें डेटा वगैरह देता रहता है कि कहाँ पर कौन से डिस्ट्रिक्ट के अंदर कितना हॉर्टिकल्चर प्रोडक्शन हो रहा है।
हमारे पास बोर्ड भी है, नेशनल हॉर्टिकल्चर बोर्ड, जो कि काम करता है आपके मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर के अंदर। इसको 1984 में बनाया गया था एज एन ऑटोनमस ऑर्गेनाइजेशन। एंड लास्टली अगर हम बात करें, यहाँ पर आपको सीडीपी देखने को मिल जाएगा, क्लस्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम। क्लस्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम के अंदर पता क्या होता है, यहाँ पर ना हम एक सर्टेन एरिया को फोकस में लाते हैं एंड वहां पे देखा जाता है कि वहां की लोकल क्रॉप दरअसल में कौन सी है जो कि कहीं ना कहीं मैसिव लेवल पे ग्रो कर सकती है एंड उसको हम काफी अच्छे लेवल पे एक्सपोर्ट कर सकते हैं। बेसिकली फोकस ये होता है कि उस एरिया को हम ग्लोबली कॉम्पिटिटिव बना पाए, दैट इज द फोकस ऑफ सीडीपी। ये अपने आप में हमारा एक सेंट्रल सेक्टर प्रोग्राम देखने को मिल जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है सीडीपी भी। इसके अलावा हमारे पास प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना है, जो बात करता है इरिगेशन इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर करने की। एंड लास्टली हमारे पास प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना भी है, जो कि क्रॉप लॉसेस को रिड्यूस करने की कोशिश करता है। एक्चुअल में क्या होता है ना, किसान जब प्रीमियम पे करते हैं तो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत क्रॉप टाइप के ऊपर डिपेंड होते हुए उनको प्रीमियम अलग अलग पे करना पड़ता है। अगर तो लेट से आपकी राबी क्रॉप है तो वहां पर आपका प्रीमियम हो जाएगा 1.5% का। अगर आपकी जो क्रॉप है वो आपकी खारिफ क्रॉप है, वहां पर आपका प्रीमियम हो जाता है 2% का। एंड वेयरएस अगर आपकी जो क्रॉप है वो आपकी हॉर्टिकल्चर क्रॉप है, तो वहां पर प्रीमियम थोड़ा ज्यादा होता है 5% का। ये फर्क आपको यहाँ पे पता होना चाहिए। ये होता है आपका फसल बीमा योजना, यानी कि क्रॉप की इंश्योरेंस कर दी गई है। तो ये पूरा डिस्कशन था हॉर्टिकल्चर के बारे में, जो हमने काफी डिटेल में समझा है। आगे चलते हैं, कुछ छोटे छोटे टॉपिक्स और भी हैं। जैसे कल था 12 अगस्त, और 12 अगस्त का हर साल क्या सेलिब्रेट किया जाता है, एज अ वर्ल्ड एलिफेंट डे। अब ऐसा क्यों किया जाता है, क्योंकि देखो 2012 के अंदर क्या हुआ था, एक ना पर्सन है पैट्रिशिया सिम्स, ये कनाडा की हैं। दरअसल में ना इन्होंने एलिफेंट कंजर्वेशन के ऊपर बहुत हैवी लेवल के ऊपर काम किया हुआ है, प्लस एट द सेम टाइम बहुत सारी इन्होंने मूवीज बनाई हैं, बहुत सारी आपने जैसे डॉक्यूमेंट्रीज होती हैं वो सब यहाँ पे इन्होंने बनाई हैं एनिमल्स के ऊपर और खासकर एलिफेंट्स के ऊपर। उन्होंने एंड एट द सेम टाइम थाईलैंड के एलिफेंट रीइंट्रोडक्शन फाउंडेशन के द्वारा यहाँ पर 2012 के अंदर ये वर्ल्ड एलिफेंट डे की यहाँ पे शुरुआत करी गई। अब एलिफेंट्स के बारे में हमें थोड़ा सा पता होना चाहिए। देखो एलिफेंट्स के अंदर ना आपको ध्यान में ये रखना है कि जब हम बात करते हैं अफ्रीकन सवाना एलिफेंट की, तो इनको आईयूसीएन के हिसाब से एंडेंजर्ड यहाँ पे लिस्ट किया गया है। वेरस अगर मैं बात करूं अफ्रीकन फॉरेस्ट एलिफेंट की, इनको यहाँ पर आपको क्रिटिकली एंडेंजर्ड आपको देखने को मिल जाते हैं। इसके साथ ही अगर मैं बात करूं एलिफेंट्स के बारे में, तो बहुत हैवी लेवल ऑफ ग्रास ये डेली बेसिस पे कंज्यूम करते हैं, प्लस एट द सेम टाइम ये ना जो आपके सीड्स होते हैं उनको डिस्पर्स करते हो जाते हैं। तो कहीं ना कहीं आप नोटिस करोगे कि सीड्स के जर्मिनेशन के अंदर इनका काफी इंपॉर्टेंट रोल होता है। इसके साथ ही साथ जो ट्रीज हो गया, ओपनिंग्स वगैरह, मतलब उनको कट करते हैं ट्रीज को, जिस वजह से ना आपके जो नए नए सीडलिंग्स होते हैं उन तक सनलाइट पहुंच पाती है, एंड सनलाइट वहां तक पहुंचेगी तो उनकी ग्रोथ के अंदर ये मदद करेंगे। साथ में अगर आप नोटिस करो, दिन में लगभग 19 घंटे तक भी ये खाना खाते रह सकते हैं, फीड करते रहते हैं, एंड प्लस एट द सेम टाइम पर दिन का अगर हम बात करें तो 220 पाउंड डंग ये यहाँ पे प्रोड्यूस करते हैं। बाकी चीजें मैंने आपको एक्सप्लेन करी। इंपॉर्टेंट बात आपको ध्यान में रखनी है कि 2024 का जो आपका डे है वर्ल्ड एलिफेंट डे, इसकी थीम है परसोनिफाइंग प्री हिस्टोरिक ब्यूटी, थियोलॉजिकल रेलेवेंस एंड एनवायरमेंटल इंपॉर्टेंस। तो इनको प्रिजर्व करना कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में यहाँ पे बात हुई। एलिफेंट्स के बारे में आपको ध्यान में ये रखना है कि इनको एक मैट्रियार्क के द्वारा लीड किया जाता है, यानी कि यहाँ पर ना एक महिला होती है जो इनके ग्रुप को लीड करती है। उस वाले ग्रुप के अंदर क्या होता है, उस वाले ग्रुप के अंदर और फीमेल्स और काफ्स देखने को मिल जाएंगे। जो पुरुष एलिफेंट्स होते हैं ना, वो या तो अकेले रहना पसंद करते हैं या फिर छोटे छोटे बैचलर ग्रुप्स के अंदर उनको रहना पसंद होता है। इसके अलावा अगर हम बात करें, यहाँ पर इनका जेस्टेशन पीरियड लगभग 22 महीने का होता है, जो कि किसी भी मैमल के लिए मैक्सिमम हमें देखने को मिल जाता है। राइट, हर 4 से 5 साल के बाद एक सिंगल कॉफ बॉर्न होता है एक फीमेल को। इसके अलावा तो ये कुछ पॉइंटर्स थे जो हमें यहाँ पे एलिफेंट्स के बारे में पता होने चाहिए थे। आप पूछेंगे सर इस तरह के फैक्ट्स आप क्यों बता रहे हो एलिफेंट के बारे में, क्योंकि देखो अभी ना थोड़े टाइम बाद मैं आपको एक पीवाईक्यू दूंगा, उसमें आप नोटिस करोगे इससे ही फैक्ट्स पूछे जाते हैं। इसी वजह से जब भी और स्पीशीज का हम बात भी करते हैं ना, तो हम उसके रिगार्डिंग बहुत सारे फैक्ट्स डिस्कस करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि अगर आप पिछले 4-5 साल का ट्रेंड देखोगे ना इन्वायरमेंट का, तो इन्वायरमेंट के क्वेश्चन काफी टफ बना दिए गए हैं, टू बी वेरी ऑनेस्ट। मतलब कुछ ऐसे रैंडम चीजें पूछी जाती हैं कि कई बार नहीं भी आइडिया होता। हम लोग डेफिनेटली ट्रेडिशनल ढंग से एनवायरनमेंट पढ़ते आ रहे हैं, इवन स्टैंडर्ड बुक्स के अंदर भी ऐसी चीजें नहीं मेंशन होती, पर क्योंकि यूपीएससी ऐसे सवाल पूछने लग गया है एंड काफी ज्यादा मात्रा में पूछ रहा है, तो हमें ऐसी चीजों का आइडिया होना चाहिए। अगला दोस्तों जो टॉपिक रहेगा हमारा, वो रहेगा पर्वत प्रहार के बारे में। अब देखो जब मैं बात करता हूँ पर्वत, पर्वत का मतलब तो कहीं ना कहीं हमारे माउंटेन्स हिल्स के साथ लिंक होता है, बिल्कुल ठीक बात है। और जब हम बात करते हैं पहाड़ की, तो प्रहार तो सर पीडब्ल्यू ओनली है, इसकी मेंस बुकलेट को बोलते हैं। हाँ बिल्कुल वो बात ठीक है, पर प्रहार का मतलब आपका किसी एनिमे के ऊपर अटैक करना, वो भी प्रहार ही कहलाता है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है,
इंडियन आर्मी एक अपनी स्ट्रेटेजिक मिलिट्री एक्सरसाइज यहाँ पे कंडक्ट कर रही है, पर्वत प्रहार। कहाँ पर? लद्दाख के अंदर। पर्वत की बात हो रही थी ना, तो लद्दाख की यहाँ पे बात हो रही है, ताकि हम कहीं ना कहीं हाई अल्टीट्यूड वॉरफेयर के अंदर कैसे अपने ऑपरेशंस को कंडक्ट करें, वो यहाँ पर हम इसके अंदर सीखेंगे। एक्चुअल में क्या बात हो रही है ना, यहाँ पर बात हो रही है चाइना के साथ। आप नोटिस करोगे यार, चाइना के साथ जो हमारा लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल आपको देखने को मिलती है, एलएसी की हम बात करते हैं, वो जिम्मेदारी उसके सेंसिटिव एरियाज की किसके पास है? आपकी नदन कमांड के जो माउंटेन स्ट्राइक कॉर्प्स हैं। अब हम डेफिनेटली चाहेंगे कि कहीं ना कहीं इन एक्सरसाइज के माध्यम से हम ये चीजें सीखें कि आर्मी पूरी तरह से प्रिपेयर्ड रहे, उनकी ऑपरेशनल कैपेबिलिटीज जो हैं आपके इंडिया चाइना बॉर्डर के ऊपर ऐसे माउंटेनियस एरियाज के अंदर और कैसे हम इनहेंस कर सकते हैं, वही पूरा पर्पस है इस पर्वत प्रहार मिलिट्री एक्सरसाइज का। तो इंडियन आर्मी ये चीज कर रही है इन द हाई एल्टीट्यूड रीजन्स ऑफ लद्दाख। बाकी अगर हम बात करें, आप जानते होंगे, देखो 2020 से ही जब से गलवान क्लैश हुआ है, तो भारत और चाइना के बीच में काफी स्टैंड ऑफ यहाँ पे है। बहुत सारी राउंड ऑफ मीटिंग्स यहाँ पे डिस्कशंस हुई हैं, ठीक है ना। तो वो चल रहा है, मतलब डिस्कशन की कैसे कहने के हम डिसएंगेज कर सकते हैं इस रीजन को, पर अभी तक कुछ बहुत ज्यादा सफलता इसमें नहीं देखने को मिली। ऑब्जेक्टिव यही है कि हाई एल्टीट्यूड एरियाज के अंदर हम काम कर पाएं, प्लस एट द सेम टाइम हम यहाँ पर पूरी तरह से रेडी हों चैलेंजिंग टेरेन्स के अंदर भी काम करने के लिए, एंड साथ ही साथ किस तरह से हम अपने सोल्जर्स की कैपेबिलिटीज को इंप्रूव कर सकते हैं। ये पर्पस है आपके पर्वत प्रहार मिलिट्री एक्सरसाइज का। एक और एक्सरसाइज के बारे में आपको पता होना चाहिए, दैट इज एक्सरसाइज उडारा शक्ति। जब मैं इसकी उडारा शक्ति की बात करता हूं, तो आपको ध्यान में रखना है कि यहाँ पर आपकी एयरफोर्स आ जाएगी, भारत की एयरफोर्स, एंड साथ ही साथ आपकी जो मलेशिया की रॉयल मलेशियन एयरफोर्स है, वो यहाँ पर पार्टिसिपेट कर रही है इस एक्सरसाइज उडारा शक्ति के अंदर। अब ये जो एक्सरसाइज हो रही है, 5 अगस्त से लेकर 9 अगस्त के बीच में हुई आपका मलेशिया क्वांटन के अंदर। भारत की तरफ से जो पार्टिसिपेशन था, वो था आपका सुखोई एमके सुखोई 30 एमकेआई फाइटर जेट्स का, एंड प्लस एट द सेम टाइम जो आपके रॉयल मलेशियन एयरफोर्स थी, वहां पर भी सुखोई 30 एमकेएम फाइटर्स का यहाँ पे पार्टिसिपेशन देखने को मिला। दोनों कंट्रीज के जो आपकी एयरफोर्स थी, वो यहाँ पर साथ में आई, ताकि एक तरह से जो भी ऑपरेशनल प्रोटोकॉल्स हैं उसके साथ एक दूसरे से वो साझा कर पाएं, आपस में जो इंटर ऑपरेबिलिटी है उसको हम यहाँ पर इंक्रीज कर पाएं, एंड एट द सेम टाइम जो हमारे एयरक्राफ्ट है ना, वो कितने इफेक्टिव हैं इन चीजों के अंदर, उसको भी हम यहाँ पे टेस्ट कर पाएं। यही पर्पस था आपकी एक्सरसाइज उडारा शक्ति का। नेक्स्ट दोस्तों, हमारा जो टॉपिक है वो आपका लेक तुर्काना के बारे में है। ये थोड़ा लोकेशन स्पेसिफिक ज्यादा हो जाता है। यहाँ पर अगर हम जाते हैं ना अफ्रीकन कॉन्टिनेंट के अंदर, यहाँ पर आपको कीनिया देश देखने को मिल जाएगा, एंड यहाँ आपको देश देखने को मिलता है इथियोपिया। एंड ये वाली जो एरिया की मैं बात कर रहा हूँ, दिस इज, इसको तुर्काना रीजन भी बोलते हैं। यहीं पर आपको एक लेक देखने को मिल जाएगी, लेक तुर्काना। इस लेक का कुछ हिस्सा तो आपका कीनिया के अंदर है, एंड कुछ हिस्सा आपको इथियोपिया के अंदर देखने को मिल जाएगा। अभी देखो रिसेंटली यहाँ पे क्या हुआ, यूनेस्को और जो WFP है, इनके द्वारा कुछ फाइंडिंग्स करी गई, जहां पर पाया गया कि यहाँ पर आपको अच्छा खासा हाई फिश पोटेंशियल आपको इस लेक के अंदर देखने को मिल सकता है। इंपॉर्टेंट बात ध्यान में रखनी है कि अफ्रीका की चौथी सबसे लार्जेस्ट लेक देखने को मिल जाएगी, एंड अपने आप में यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी इसको डेजिग्नेट किया गया है। बहुत अच्छी खासी आपको बायोडाइवर्सिटी और कल्चर सिग्निफिकेंस इसकी देखने को मिल जाती है। वर्ल्ड की ये लार्जेस्ट परमानेंट डेजर्ट लेक है, ये भी अपने आप में बात इंपॉर्टेंट बन जाती है। बाकी कुछ और पॉइंटर्स भी हैं, जैसे अगर हम बात करें इस पूरे रीजन की, जो मैं बात कर रहा था रीजन की, यहाँ पर जो ज्यादातर लोग रहते हैं ना, वो फोकस करते हैं आपके पेस्टोरलिज्म के ऊपर, यानी कि आपके या तो भेड़ों को चराते हैं, राइट, या शीप हो गया, कैटल फार्मर हो गया, राइट, उसके अलावा फिशिंग हो गया, प्लस एट द सेम टाइम कुछ लोग यहाँ पे क्रॉप फार्मिंग भी करते हैं। लगभग 10 लाख लोग इस पूरे रीजन के अंदर रहते हैं। इस लेक तुर्काना की बात करें तो एरिड रीजन है अपने आप में। यहाँ पर आपको कुछ रिवर्स और देखने को मिल जाएंगे, जैसे तुर्कवल रिवर हो गया, केरियो रिवर हो गया, ये साउथ वेस्ट में, एंड आपका ओमो रिवर हो गया नॉर्थ में। बहुत ज्यादा ध्यान में नहीं रखना क्योंकि इंडिया की रिवर्स नहीं है, बट एक बेसिक आइडिया जरूर आपको इसका होना चाहिए। बाकी पूरा का पूरा जो रीजन है आपका हॉट एंड एरिड रीजन आपको देखने को मिल जाएगा, राइट। और यहाँ पर कुछ इश्यूज भी आते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर आपको जो पानी है वो आपको सेमी सिलाइन देखने को मिल जाएगा, ठीक है, थोड़ा सा खारा पानी होता है, प्लस एट द सेम टाइम एवेपोरेशन बहुत ज्यादा होती है, जिस वजह से पानी का लेवल ना ऊपर नीचे होता रहता है, जिस वजह से सस्टेनेबल डेवलपमेंट करना थोड़ा सा यहाँ पे मुश्किल रहता है। तो ये सारी बातें थी इस पर्टिकुलर लोकेशन के बारे में। आई होप ये चीजें आप समझ गए होंगे। अब चल लेते हैं अपने PYQs की तरफ। मैं आपसे बात कर रहा था ना एलिफेंट के बारे में, तो थोड़ा सा एक बार पढ़िएगा इसको, मुझे बताइएगा आपके हिसाब से इसका आंसर क्या होगा। ऐसे रैंडम क्वेश्चन यूपीएससी अक्सर पूछ लेता है, तो थोड़ा सा हमें इनके बारे में अच्छा आइडिया होना चाहिए। दूसरा आपका होमवर्क रहेगा रेड सैंडर्स के बारे में। ये तो इजी सवाल है, एंड आई एम श्योर आप इस क्वेश्चन को अच्छे से कर भी लोगे। कल मैंने आपको होमवर्क दिया था, देखो ये इस तरह की जो टर्मिनोलॉजीज है ना, ये बिल्कुल आप शायद इन्वायरमेंट की पहली क्लास में पढ़ लेते हो कि इन सब चीजों का मीनिंग क्या होता है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं इकोटोन की बात करूं, अब इकोटोन एक तरह का ट्रांजिशन जोन होता है,
दो अलग अलग तरह के इकोसिस्टम के बीच में। जैसे मान लो एक आपका मेरीन इकोसिस्टम है, एक आपका टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम है, इसके बीच वाला जो रीजन होगा, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर आपको मैनग्रोव्स देखने को मिल जाएंगे, ऐसी चीज को हम यहाँ पे इकोटोन बोलते हैं, बेसिकली आपका जो ट्रांजिशन जोन होता है। तो ये बात तो यहाँ पे नहीं पूछेगी, यहाँ पे पूछा गया है कि भाई फिजिकल स्पेस एंड एट द सेम टाइम जो उस पर्सन उस ऑर्गेनिज्म का जो फंक्शन रोल होता है, ये एक्चुअली आपके इकोलॉजिकल नीश को बोलते हैं। यहाँ पर दोनों कंपोनेंट्स आते हैं, ठीक है। तो इसका सही आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर बी, इकोलॉजिकल नीश। हैबिटेट आप जानते हो कि ऐसी जगह होती है जो कहीं ना कहीं एक ऑर्गेनिज्म का उसका घर होता है, जहां पर उसको सारी कंडीशन मिल जाती हैं। होम रेंज की बात करें तो पूरा एरिया जहां पर एक एनिमल रहता है, प्लस एट द सेम टाइम डेली और पीरियोडिक बेसिस पे वहां पर मूव भी करता है, उसको हम होम रेंज बोलते हैं। अब क्योंकि यहाँ पे फंक्शनल रोल था ना, तो उसका आंसर डेफिनेटली इकोलॉजिकल नीश ही आएगा। दूसरा मैंने आपको होमवर्क दिया था फूड चेन के बारे में। अब देखो यार, फूड चेन और फूड वेब का अंतर आपको पता होगा। फूड चेन एक पाथ ऑफ एनर्जी को शो करता है, जबकि फूड वेब के अंदर ना सारे के सारे पाथ्स पॉसिबल यहाँ पे दिखा दिए जाते हैं। अब यहाँ पर अगर वो बात कर रहा है कि फूड चेन के अंदर आपको ऑर्डर पता लगता है, किस तरह से एक ऑर्गेनिज्म दूसरे पे फीड करता है। यस, इस पूरे वाले डायग्राम के अंदर आप देखो ना, यही तो हमें पता लग रहा है कि ये इस पे फीड कर रहा है, ये ऐसे ऐसे चल रहा है, राइट। ये तो फूड चेन होता है। यहाँ पर कह रहा है फूड चेन आपका विद इन द पॉपुलेशन ऑफ स्पीशीज के ऊपर पाया जाता है। नहीं, ऐसा थोड़ी दिखा रहा है कि एक इंसान ने दूसरे इंसान को खाया, वो तो पॉपुलेशन के अंदर हो गया ना एक स्पीशीज की, तो ये चीज तो यहाँ पे फूड चेन में नहीं दिखाई जाती। तीसरा स्टेटमेंट बात कर रहे हैं कि कितने नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म एक दूसरे को खाते हैं, ये भी होता है। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। हमने बस ये दिखा दिया कि यार ये इसको खा रहा है, ठीक है, इसने इसको खाया। हमने ये थोड़ी दिखाया कि एक सांप ने कितनों को खाया, नहीं ना। तो नंबर्स की बात यहाँ तो नहीं होती है। तीसरा स्टेटमेंट भी आपने गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए, वन ओनली इज द करेक्ट आंसर। आज का आपका होमवर्क ट्रू एंड फॉल्स के अंदर ये कुछ स्टेटमेंट्स रहेंगी, इनका आंसर आप मुझे बता सकते हो इनमें से कौन सा ठीक है, कौन सा गलत है। कल जो होमवर्क था, एक था प्रधानमंत्री आवास योजना 2.0 के अंतर्गत, तो बिल्कुल यहाँ पर ऑल वेदर पक्का हाउसेस की बात ही करी गई है, दैट इज करेक्ट। प्रिविलेज कमेटी की बात करें तो भाई लोकसभा में 10 नहीं आपके 15 मेंबर्स होते हैं, एंड राज्यसभा के अंदर आपके 10 मेंबर देखने को मिल जाएंगे, तो ये स्टेटमेंट आपकी इनकरेक्ट है। खान यूनिस की बात करूं तो आपको ये पैलेस्टीन के अंदर आपको इसकी डी देखने को मिलती है, तो थर्ड स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। बाकी मैं बात करूं आपके सिलिकोसिस की, तो ये स्टेटमेंट आपकी इनकरेक्ट रहेगी, क्योंकि जब मैं बात करूँ ना सिलिकोसिस की, ये अपने आप में एक रेस्पिरेटरी डिजीज होती है। यहाँ पर ये मेमोरी लॉस और बाकी चीजें नहीं होती, ये एक रेस्पिरेटरी डिजीज है जिसकी वजह से आपकी लंग्स की हार्डनिंग हमें देखने को मिल जाती है। तो ये स्टेटमेंट आपका इनकरेक्ट है। ग्रेट बैरियर रीफ डेफिनेटली आपके ऑस्ट्रेलिया में आपको देखने को मिल जाएगा, दैट इज करेक्ट। दोस्तों ये थी आज की डिस्कशन। इसी तरह से आप भी अपने एंड पे हार्डवर्क करते रहिए। थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग।